गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग का ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। और आज हम आप लोग के सामने अधिगम का पार्ट 5 वीडियो लाए हैं। पार्ट 4 वीडियो पहले अपलोड कर दिया गया है और पार्ट 5 वीडियो लाने में थोड़ा सा वक्त लग गया था। आज हम लोग पार्ट 5 वीडियो लाए हैं, जिसमें से अधिगम के पार्ट 4 वीडियो तक थॉर्नडाइक का सिद्धांत हमने देख लिया था। उसके बाद भी हम लोगों ने पढ़ा था एक शास्त्रीय परंपरागत का सिद्धांत था। उस पर हमने एक एग्जाम्पल दिया था बिल्ली का, है ना, बिल्ली जो मृत मछली खाती है। चलिए आज हम आप लोग के सामने लाए हैं अधिगम का पार्ट 5 वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम लोग आते हैं पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत। पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत है, ठीक है। देखिए, पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रीफोर्समेंट थ्योरी। रीफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है। इसका प्रतिपादन कौन किए थे? तो याद रखिएगा, इसका प्रतिपादन, इस थ्योरी का प्रतिपादन किए थे क्लार्क हल, जिनका शॉर्ट नेम है CL हल। क्लार्क एल हल हो गया। इनका प्रतिपादन कौन किए थे? क्लार्क एल हल ने किया था। और इसका मेन हम उपनाम जान जाते हैं। इस थ्योरी का क्या क्या उपनाम है? पुनर्बलन या प्रबलन के सिद्धांत का हमारा उपनाम है, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। पहला है आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा है जैविकीय आवश्यकता का सिद्धांत, और तीसरा है हमारा चालक न्यूनता का सिद्धांत, और चौथा है परिकल्पित निगमन का सिद्धांत। इसमें हमको एक वर्ड आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो वो है नीड, आवश्यकता। और दूसरा आ जाता है जैविकीय आवश्यकता। होता क्या है मैं भी बताता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। हो गया? चलिए, तो अब देखिए इस सिद्धांत में स्टेटमेंट क्या है, कह क्या रहा है ना, हम लोग इस पर देखते हैं, ठीक है। देखिए, इस सिद्धांत में मुख्यतः जो कहा जा रहा है वो है आपका आवश्यकता पर। तो आवश्यकता मतलब क्या हो गया? मान लिया जाए कोई प्राणी है, यहाँ पर मेरा कोई प्राणी है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्राणी है। अब उस प्राणी को क्या हुआ? आवश्यकता में कमी हुई। आवश्यकता में क्या हुई? तो आवश्यकता में कमी हुई। कोई प्राणी है, उसको आवश्यकता में क्या हुई? कमी हुई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या? तो जब उस प्राणी को आवश्यकता में कमी होगी तो क्या करेगा? जैसे आपको मान लिया जाए कि आपको अभी पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ने के लिए हमको क्या है कि पढ़ना है, तो वो हो गया क्रिया ना, ठीक है। अब आपको क्या है कि आपको पढ़ने के लिए आपको कॉपी नहीं है, कलम नहीं है, किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसका क्या करते हैं आप? उसका उपाय करते हैं, है ना। उसके लिए आप कुछ एक्शन लेते हैं या उसके लिए आप कुछ क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह प्राणी क्या करता है, उस आवश्यकता में यदि उसको कमी है तो वो प्राणी वहाँ पर क्या करता है? कुछ क्रिया करता है, कुछ एक्शन लेता है, और वह प्राणी वहाँ पर क्रिया करेगा, और क्रिया करके वो जो उसकी आवश्यकता में कमी है उसको क्या कर देता है? वो प्राप्त कर देता है, ठीक है। तो सर इसमें आपका कहने का आशय क्या हुआ? देखिए, इसमें आवश्यकता में कमी में किसकी आवश्यकता में कमी लेना होगा? तो आपने देखा था किसकी आवश्यकता में तो आ जाएगा यहाँ पर। इसे अभी हमने बोला कॉपी कलम, हमने बोला कुछ और, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? कौन? आपका CL हल साहब ने, उन्होंने बोला कि यहाँ पर आवश्यकता में कमी में जो है ओनली फॉर जैविकीय आवश्यकता की कमी का चर्च होता है। तो किसका? तो जैविकीय आवश्यकता की कमी, जैविकीय आवश्यकता की कमी। और जैविकीय आवश्यकता की कमी में 2 पॉइंट का चर्च ज़्यादा होता है। पहला है हमारा भूख का, और दूसरा है हमारा प्यास का। तो कोई भी प्राणी को यदि भूख की कमी होगी तब वह जो प्राणी है वो क्या करेगा? देखिए, तब वह प्राणी क्या करेगा? भोजन करेगा। यदि कोई प्राणी को भूख में यदि उसको लग रहा है, मतलब कि उसको भोजन की आवश्यकता है ना, भोजन की आवश्यकता में यदि कमी हुई तब उस प्राणी को क्या लगा? भूख। तो यहाँ पर क्या है? भूख हमारा जैविक आवश्यकता है। उसी तरह प्यास है, तो प्यास कब? तो प्यास कब? तो जब उसको पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तब उसको क्या लगा है? प्यास। तो कहने का आशय ये हुआ इस सिद्धांत के अनुसार कि यदि किसी भी प्राणी में उसकी जैविकीय आवश्यकता में यदि कमी होती है तो
उसके आधार पर उस प्राणी को उसको प्राप्त करना ही कहलाता है अधिगम। ठीक है, तो सर जैविक आवश्यकता में क्या आएगा, तो भूख और प्यास आएगा। तो अब कोई भी प्राणी यदि मान लिया जाए आवश्यकता में कमी, आवश्यकता अपना पूरा कर रहा है, तो आप ये बताइए कि इस सिद्धांत का नाम आपने पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत क्यों रखा। तो ये पुनर्बलन का इंग्लिश हमने क्या बताया था, रिफोर्समेंट। पुनर्बलन एक प्रकार का बल है जो धक्का देने का काम करता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको भी भूख लगा हुआ है, ओके, तो आपको यदि भूख लगा हुआ है और आप क्या करते हैं, तो आपको भूख कब लगता है, तो जब आपके पेट के अंदर भूख का एहसास होता है, तो अंदर से एक धक्का देने का काम करता है कि देखो हमें भूख लगा हुआ है ना। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, व्यवहारिक भाषा में बोलते हैं कि लगता है पेट में चूहा कूद रहा है, एक भाषा हो जाती है ना। तो उसका अर्थ क्या हो, उसका अर्थ ये हुआ कि उसे भूख का एहसास हो गया। तो वहाँ पे पुनर्बलन मतलब रिफोर्समेंट का काम करता है। ठीक, मान लिया जाए अभी हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते क्या है कि हमें अभी प्यास लग गई है ना, तो प्यास लग गई तो क्या, पानी, अर्थात वहाँ पर पानी को प्राप्त करना ही मेरा क्या होगा, लर्निंग होगा, अधिगम होगा। तो सर इससे शैक्षिक महत्व का क्या है उल्लेख, तो शैक्षिक महत्व का उल्लेख ये है कि यदि किसी विद्यार्थी को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसी अनुसार उसको शिक्षा देना चाहिए, उसी अनुसार उसको एजुकेशन या पढ़ाई या उसी अनुसार उसको पूर्ति करना चाहिए। तो वह उसको यदि प्राप्त करता है आवश्यकता के अनुसार, तब वह कहलाता है पुनर्बलन। हो गया, पुनर्बलन एक प्रकार का बल है जो धक्का देने का काम करता है। स्पष्ट है, चलिए स्पष्ट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अब क्या है कि अब है सर आपने अभी बोला आवश्यकता में कमी, थी इसको जरा सा कुछ अच्छा समझाइए। तो देखिए मान लिया जाए यहाँ पर कोई बच्चा है, स्पष्ट, यहाँ पर कोई बच्चा है, उस बच्चे को भूख लगा है, उस बच्चे को भूख लगा है ना। तो अब वह बच्चा क्या करेगा, तो भूख कब लगेगा, तो यहाँ हमने लिखा भोजन। तो भोजन में जब आवश्यकता में क्या होगी, आवश्यकता में क्या होगी, कमी। भूख उसको कब लगेगा, तो भूख तब लगेगा जब उसके भोजन में आवश्यकता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तब वह इंसान यदि वह मतलब प्राणी यदि वह भोजन को प्राप्त कर लेता है, भोजन को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तब यहाँ पर यह इस इंसान में एक चीज काम करता है क्या, तो इसी प्राणी में एक काम करता है क्या, तो पुनर्बलन का कार्य करता है। यही प्राणी किसका कार्य करता है, पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या है, तो ये धक्का देने का काम करता है, धक्का देने का काम करता है। तो कहिएगा सर पेट में धक्का देने का काम कर रहा है, जी नहीं, कहने का आशय ये हुआ कि यदि किसी इंसान को भूख लगा हुआ है तो उसकी जैविक आवश्यकता में कमी हुई, तब वह इंसान भूख है तो क्या प्राप्त करेगा, भोजन को। यदि वह भोजन प्राप्त कर लेता है तो वहाँ पे हो जाएगा अधिगम। और किस सिद्धांत के अनुसार ये हो रहा है, तो चूंकि रिफोर्समेंट, प्रेशर दिया जा रहा है, पुनर्बलन किया जा रहा है, इसलिए सिद्धांत का नाम हुआ पुनर्बलन का सिद्धांत भी, जैविक की आवश्यकता का सिद्धांत भी, आवश्यकता का सिद्धांत भी, और इसका क्या बताए थे, और बताए थे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी, और परिकल्पित निगमन का सिद्धांत भी। स्पष्ट है, चलिए आप इसको बाद में लिख लीजिएगा, है ना, जल्दी कीजिए। ओके, अब हम लोग आते हैं, तो अब हम लोग का है अधिगम में अगला जो हमारा है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। कल का वीडियो में समाप्त हो जाएगा आपका क्या, अधिगम समाप्त हो जाएगा, कल पार्ट 6 में हमारा अधिगम समाप्त हो जाएगा और एक वीडियो हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानिए कि ये अधिगम का प्रतिपादन कौन किए। इस अधिगम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका इस अधिगम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा भी है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिपादन इसका जो किए उन वैज्ञानिक का नाम है, बहुत फेमस वैज्ञानिक है, इवान पी पावलोव।
ठीक है, इवान पी पावलोव। ये इवान पी पावलोव जो थे, इनके बारे में जरा आते हैं। ठीक है, इसको हम एक यहाँ पैक कर देते हैं। ये हमारे रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। इवान पी पावलोव जो थे वो रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। शरीर शास्त्री कहने का अर्थ है कि इन्होंने, शायद आपको अभी लग रहा होगा कि इन्होंने शरीर मतलब कि बॉडी, ह्यूमन बॉडी पर कुछ किया होगा। जी नहीं, इन्होंने, चूंकि ये आप कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, व्यवहारवादी, तो ये पशुओं पर किए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो देखिए आगे बढ़ी जरा सा, इनके बारे में जानते हैं आगे। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं, इनको कहा जाता है, एक और चीज कहा जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, द फादर ऑफ बॉन्डिंग। अनुबंधन का जनक किन्हें कहा जाता है, तो अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है किनको, इवान बी पावलोव को। दूसरा चीज स्पष्ट हो गया। तीसरा चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या, इन्होंने 1904 में 1904 में पाचन क्रिया पर शोध किया था। किस पर शोध किए थे, पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया। कई एक बार सीटेट में प्रश्न पूछा हुआ था कि पाचन क्रिया पर शोध करने वाले वैज्ञानिक कौन थे आपके, तो 1904 में इवान पी पावलोव। और एक बार ये भी पूछा हुआ था कि जो पाचन क्रिया पर जब उन्होंने शोध किया था तो उनका स्टेटमेंट क्या था, तो इनका कथन क्या था, तो इनका कथन था कि जब कुत्ते को, जब किसको, जब कुत्ते को, डॉग को, ठीक है, भोजन दिया जाता है, कुत्ते को जब भोजन दिया जाता है, जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तब उसके लार में वृद्धि होती है, उसके लार में क्या होती है, वृद्धि होती है, तब उसके लार में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सबसे पहले, आइए, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादन किया, इवान बी पावलोव। वो क्या थे, रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें क्या कहा जाता है, अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। 1904 में उन्होंने किस पर शोध किया था, पाचन क्रिया पर शोध किया था। उनका स्टेटमेंट था कि जब हम कुत्ते को भोजन देते हैं तो उसके लार में ऑब्वियसली है क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट किनका था, इवान बी पावलोव को। इसी स्टेटमेंट पर और इन्हीं रिसर्च पर, याद रखिएगा, इसी स्टेटमेंट पर और इसी रिसर्च पर इवान बी पावलोव को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो एक और चीज यहाँ पर इवान बी पावलोव पर हम लोग बता देते हैं। 1904 में इन्हें मतलब इवान बी पावलोव को नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, इससे बहुत क्वेश्चन रहता है, से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छा से। ठीक है, चलिए आइए, क्या कह रहा है फिर से, आइए। शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे, इवान बी पावलोव, जो कि एक रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। 1904 में उन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया और उनका स्टेटमेंट था कि जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो उसके लार में वृद्धि होती है। ठीक है, और इन्हीं स्टेटमेंट पर और इन्हीं रिसर्च पर उन्हें जो है इवान बी पावलोव को 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हो गया, चलिए, हो गया सर। तो अब हम जानते हैं कि ये शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है क्या, ये तो प्रतिपादन किए, तो उनके बारे में जरा सा डिटेल हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानेंगे कि पहले इसका उपनाम, तो इसका उपनाम, 4 उपनाम है। क्या क्या है देखिए, उपनाम आते हैं, उपनाम है ना। फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं, तो पहला उपनाम है संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रत्यावर्तन। ठीक है, दूसरा जो उपनाम है वो है आपका, यही चीज लिख देते हैं, शास्त्रीय या परंपरागत
अनुबंधन का सिद्धांत, है ना। तीसरा जो आपका है वो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है। और चौथा है प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत। प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, है ना। तो ये था हमारा शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन के सिद्धांत का उपनाम में पहला प्रत्यावर्तन संबंध प्रत्यावर्तन, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिपादी अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये हमने देखा क्या, तो ये हमने देखा इवान बी पावलोव के सिद्धांत के बारे में, इसका उपनाम। तो सर ये सिद्धांत किए क्या, देखिए इस सिद्धांत को उतना हम डिटेल नहीं पढ़ते हैं, उतना डिटेल पूछता भी नहीं, लेकिन मैं एक उसको एग्जाम्पल के वजह से समझा देता हूँ कि उन्होंने क्या किया था। देखिए इन्होंने क्या किया कि चूंकि इन्होंने रिसर्च किया था किस पर, कुत्ते पर, कि जब कुत्ते को हम भोजन देते हैं तो उसके लार में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो पहला चरण में इन्होंने, प्रयोग के पहले चरण में इन्होंने क्या किया कि भोजन, कुत्ते को जब भोजन दिए तो जैसे ही वह कुत्ता भोजन देखा तैसे ही उसके लार में क्या आ गई, वृद्धि आ गई, ठीक है। मतलब जैसे ही भोजन देखता है उसके जिह्वा से लार सलाइवा गिरने लगती है। अब वो बार बार भोजन देते हैं तो जब भोजन देते हैं वैसे वैसे आपका उसके लार में क्या होता जाता है, वृद्धि हो जाता है, स्वाभाविक नेचुरली हो जाता है ऐसा, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि ठीक है हम ऐसा करते हैं कि एक सिस्टम बना देते हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक आपको घंटी रख दिया, है ना, एक घंटी रख दिया और भोजन, मतलब ये उन्होंने किया कि एक घंटी जैसे ही बजाया तो घंटी बजाने से ही, घंटी जैसे बजाया उधर से भोजन मिला, उसके बाद उसके लार में वृद्धि आया, घंटी बजाया भोजन मिला, लार में वृद्धि हुआ। तो ऐसा प्रक्रिया जब कंटिन्यू चलने लगा तब कुत्ता समझ गया कि लगता है घंटी बजने का अर्थ है कि मेरा भोजन आ गया है। तो अब एक दिन उन्होंने क्या किया, भोजन नहीं दिया लेकिन घंटी बजाएं, जैसे ही घंटी उन्होंने बजाया तो उसके 3 से 5 सेकंड के, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था सीटेट में कि जब उन्होंने कुत्ते पर रिसर्च किया था तो उसके लार में जब वृद्धि आ रही थी तो घंटी बजाने और भोजन के बीच का जो ड्यूरेशन है वो कितना सेकंड है, 3 से 5 सेकंड। तो घंटी जैसे ही बजाएं तो उस कुत्ते को तो लगा कि घंटी बजा है तो अब भोजन आएगा, तो उसके लार में क्या हो जाता था, सलाइवा में वृद्धि हो जाती थी। लेकिन अब वो लगातार, तो जैसे ही अब वो भोजन आए नहीं आए तो उन्होंने क्या किया कि भोजन नहीं दिया लेकिन घंटी बजाएं, तो जैसे ही घंटी बजाएं तो कुत्ते को लगा कि शायद लगता है भोजन आ गया है, स्वाभाविक हो गया है, तो उसने क्या, उसके लार में वृद्धि आ गई लेकिन वहाँ भोजन नहीं था। कहने का से क्या हुआ कि इसका सर, इसका हम लोग टीचिंग में क्या मतलब कि लर्निंग हम सीखेंगे। तो मान लिया जाए कि हम कोई स्कूल गए तो कोई टीचर हैं या कोई शिक्षक हैं तो वो क्या किए कि डंडा ले, कोई शिक्षक जो है बार बार गए हल्ला शांत रखो, और वो समझ गया कि क्लास का टाइमिंग हुआ, ये सर आएंगे और ये पूछेंगे ये करेंगे, तो वो सिस्टम बन जाता है। लेकिन आपने क्या किया, आप जब क्लास जाते हैं तो एक डंडा लेकर के जाते हैं, छड़ी स्टिक लेकर के जाते हैं, और स्टिक लेकर के जैसे ही आप क्लास में गए और क्लास में जाने पर उस बच्चे को, वो बच्चा समझ गया कि लगता है सर स्टिक लेकर के आए, आज ज़रूर हमें दंड मिलेगा, ठीक है। तो आप बार बार छड़ी लेके जाते हैं तो समझ जाता है। यदि एक दिन ऐसा हुआ कि आप बाहर ही हैं लेकिन आपकी जो स्टिक है, स्टिक जो पहचान गया बच्चा, वो आपका क्लासरूम में है, तब बच्चा समझ जाता है, लगता है सर आसपास ही, लेकिन आप आसपास नहीं है। तो कहने का आशय हुआ कि जिसकी आदत उसे लग जाती है तो स्वाभाविक है वो वस्तु यदि एब्सेंट भी है लेकिन उसके प्रेजेंट, कृत्रिम चीज़ आर्टिफिशियल प्रेजेंट रहने पर भी उसे लर्निंग सीख जाता है। जैसे कुत्ते में लार में वृद्धि हो गई थी तो बच्चे भी यहाँ डरते हैं या आपको सीखते हैं। तो ये आपका सिद्धांत जो है इवान बी पावलोव का ये था। इसका शैक्षिक महत्व क्या होगा, तो सर इसका शैक्षिक महत्व होगा कि हमें विद्यार्थियों को पढ़ाते समय उनकी जो आवश्यकताएं होनी चाहिए, उनकी, यहाँ पर याद रखिएगा व्यवहार सिद्धांत खत्म हो रहा है, उनकी जो आवश्यकताएं होनी चाहिए उसी आवश्यकता के अनुसार चलिए, ठीक है। और उसे अनुबंधन, मतलब कि उसे बॉन्डिंग करने का प्रयास कीजिए और उसे प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करवाइए, अभ्यास पर अभ्यास कराइए, क्योंकि अभ्यास जितना ज़्यादा कराइएगा तो उस बच्चे में लर्निंग पावर जो है स्ट्रांग होगा, और आपका अभ्यास यदि कम कराइएगा तो लर्निंग पावर कमज़ोर हो जाएगा। तो इस पूरे व्यवहारवादी सिद्धांत यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है।
लेकिन हम इस पूरे व्यवहारवादी सिद्धांत से हम यदि कोई कहेंगे कि फाइनली आप शैक्षिक महत्व बताइए, तो यही होगा कि किसी बच्चे को आवश्यकता अनुसार उसे पढ़ाएं, उस बच्चे को दंड भय ये सब नहीं दें, संतोष असंतोष का नियम आ रहा है ना, उस बच्चे को पुनरावृत्ति जरूर कराएं, अभ्यास रिपीटेशन ज़्यादा कराएं, जिससे कि उसमें हमारा लर्निंग पावर मजबूत होगा। ठीक है, बस ये था हमारा क्या व्यवहारवादी सिद्धांत में इवान बी पावलोव का था, फिर हमने थॉर्नडाइक का देखा, फिर हमने क्लार्क एल हल का देखा, है ना। अब हम लोग आते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत। तो मुख्य रूप से व्यवहारवादी सिद्धांत जो था वो किस पर आधारित था, तो व्यवहारवादी सिद्धांत आधारित था अनुबंधन का परिणाम होता है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच के रिलेशनशिप का। लेकिन संज्ञानवादी सिद्धांत हम बताए थे, तो संज्ञानवादी सिद्धांत कह रहा था कि संज्ञानवादी सिद्धांत जो है वो आपका किसी समस्या के समाधान करने की योग्यता रखता है, इसमें सूझबूझ समझना पड़ेगा, इसमें आपको मस्तिष्क होता है। इस संज्ञानवादी सिद्धांत में पशु और मानव का उल्लेख नहीं होता, ओनली फॉर ओनली मानव का ही उल्लेख होता है ना। चलिए, और इसमें हम लोग जानेंगे ज्ञान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, ये सब समझा दिए थे वीडियो, पिछले वीडियो में जो नहीं देखें देख लीजिएगा। चलिए, तो अब हमारा ये काम समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत। ओके, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। लॉकडाउन बढ़ गया, 17 मई तक हुआ है, और शैक्षणिक संस्थान ये सब तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आफ्टर जून ही खुलेगा, आफ्टर जून ही हम लोग का खुलेगा। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमें अवसर दिया है कुछ अच्छे करने का, इसलिए हम लोग इसको नेगेटिविटी में नहीं लें और बेहतर करें। ठीक है, फिर बाद में ये पश्चाताप नहीं हो कि काश उस समय हम ये करते तो ये होता। सर, ये काश बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं काश मैं राजा होता, बहुत लोग राजा सोच रहे हैं कि काश हमारे पास इतने संपत्ति नहीं होते, टेंशन नहीं होते, विदाउट टेंशन रहते। तो प्लीज़ आप काश पे ध्यान ना दें और आप अपने समय को एकदम सदुपयोग करें। जितना सदुपयोग कीजिएगा उतना फ़ायदा होगा। और याद रखिए, शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई, यदि हम इंसान पढ़ाई यदि करते हैं तो इसमें आप फ़ायदा मत सोचिए सर, फ़ायदा सोच के पढ़ाई मत कीजिए। आप सोच रहे हैं कि हमको इससे कुछ फ़ायदा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ़ायदा होगा नहीं होगा ये सब आप छोड़ दीजिए, आप बस लगे रहिए, मेहनत करिए, एंड फाइनली कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप भी बिलीव नहीं कीजिएगा कि हमने ऐसा किया। ठीक है, सो आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं अपने आप में बेस्ट हूँ, यही भावना को लेकर के आप आगे बढ़िए। मतलब बेस्ट मतलब ये प्राउड नहीं करना है, कहने का अर्थ है कि हमें हार नहीं मानना है। अभी आप जितना ज़्यादा पढ़िए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बिजी शेड्यूल आप आगे आप लोग का हो जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड या जो भी में, तो फिर आप इस तरह पढ़िएगा नहीं। ओके, आइए हम देखते हैं आगे। अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत आते हैं। अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक है, क्या है ध्यान दीजिएगा। अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत का पहले प्रतिपादन कौन किए थे, तो सर प्रतिपादन आप बताए थे, शुरू में हम बताए भी थे, किए थे मैक्स बर्दिमर, मैक्स बर्दिमर। और इनके सहयोगी कौन रहे हैं, मतलब मैक्स बर्दिमर के सहयोगी, तो सहयोगी रहे आपके कोहलर, नाम तो सुने होंगे, ये तो प्रचलित नाम भी है, दरअसल ये हम पहले ही बता दिए। ठीक है, अगला है कि ये आपका सहयोगी थे। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानेंगे कि सहयोगी में कौन कौन लिखे, कोहलर, और सहयोगी में थे, ऐसा करते हैं, सहयोगी में कोहलर होंगे। ठीक है, कोहलर, और एक थे आपके कुर्ट लेविन, और एक और हैं कुर्ट कोफ्का। ठीक है, तो प्रतिपादन करने वाले मैक्स बर्दिमर हुए, है ना, और ये हमारे हो गए आपके कोऑपरेटिव, मतलब सहयोग करने वाले, कौन कौन, कोहलर, कुर्ट लेविन, कुर्ट कोफ्का, है ना। अब हम लोग इसमें आते हैं, अधिगम का ये संज्ञानवादी सिद्धांत था, इसमें कौन कौन सा संज्ञानवादी सिद्धांत है,
तो पहला है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। फर्स्ट में है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का, कहीं अशुद्ध होता है तो आप लोग शुद्धिकरण कर लीजिए, ठीक है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो आइए समझते हैं। पहला नंबर तो इसमें हम प्रवर्तक आते हैं। प्रवर्तक या प्रतिपादन एक ही होता है, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक वही मैक्स बर्दिमर ही है, मैक्स बर्दिमर हैं। और सहयोगी, तो सहयोगी इसके कोहलर हैं, सेम चीज। सहयोगी कौन है? कोहलर, ठीक है। चलिए, सहयोगी हो गए कोहलर। अब ध्यान दीजिए, इस ये आपके कोहलर ने किस चीज का आपको, ये क्या है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में किस चीज को लिया गया? तो उन्होंने क्या किया कि जो प्रयोग किया वो किस चीज पर किया, बहुत बार प्रश्न पूछता है। एक चीज किस पर उन्होंने किया था? तो उन्होंने किया था चिंपैंजी पर। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में बंदर मिलेगा, बंदर नहीं लगाइएगा। चिंपैंजी पर किया था, बंदर पर नहीं किया था, ठीक है। व्यवहार इन दोनों का सेम रहता है। उस चिंपैंजी का जो नाम रखे थे उन्होंने, उस चिंपैंजी का नाम रखा था सुल्तान। कोहलर साहब ने सूझ अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने चिंपैंजी नामक पक्षी ली और उसका नाम क्या रखा? वहां पर उन्होंने सुल्तान रखा। इन्होंने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में कोहलर ने 2 प्रयोग किए। कितने प्रयोग किए? 2। तो अब इसको कर लीजिएगा। 2 प्रयोग किए थे। तो सर 2 प्रयोग क्या था? तो हम जरा 2 प्रयोग देख लेते हैं। पहले प्रयोग नंबर 1 देखते हैं। प्रयोग नंबर 1 देखते हैं। उन्होंने क्या किया समझिए। तो उन्होंने सबसे पहले, हम यहाँ पर देखिए एकदम सिंपल है, आप स्टेप बाय स्टेप, और आप यहाँ पे नोट भी करते जाइए साथ साथ, है ना। चलिए, इतना तो आसान से चलते हैं। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मान लिया जाए बच्चा नहीं है, ये हमारा चिंपैंजी सुल्तान जो नाम रखा था, ये हमारा क्या है? चिंपैंजी है, चिंपैंजी। इसी का नाम क्या रखा गया? सुल्तान रखा गया। अब ठीक है, सुल्तान रखा गया, ठीक है। इस साइड आपको 2 बक्से रखे गए। ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा क्या है? बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका केला का झुंड है। ये हमारा यहाँ पर क्या है? केला का झुंड है। आप जैसे बनाइए, ठीक है। तो देखिए क्या है, सूझबूझ क्यों कहा गया समझिएगा। तो उन्होंने देखा, एक यहाँ पर क्या किया, केला का झुंड रख दिया, और ये हमारा चिंपैंजी है। तो इस चिंपैंजी को भूख लगी है ना। तो ये केला के झुंड को क्या करना पड़ेगा, क्या करेगा? खाएगा। तो अब क्या करता है, देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपका किसी प्रकार का बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पर इस समस्या को समाधान करना, इसके पास एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। क्या? तो मुझे ये केला खाना है, और ये चिंपैंजी यहाँ और केला ऊपर में, और बगल में 2 बॉक्स है। तो ये अब क्या करता है, ये कोशिश करता है कि आपका कि केला को क्या करें, आपको जंपिंग करके खाएं, लेकिन उसके पास पहुंच नहीं पाता, और बगल में इसके पास क्या है? बॉक्स है। तो देखिए अब क्या करता है, ऐसा छोटा छोटा बॉक्स ही है ना। तो चिंपैंजी क्या करता है कि धीरे 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 धीरे, कभी यहाँ पर चढ़ा, धीरे 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 चढ़ा, अचानक यहाँ पर आकर के वो क्या कर लेता है? केला को खा लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आ जाता है, तो अब वो समझ जाता है चिंपैंजी। तो उसके पास क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? सूझ, मतलब क्या हो गया? समझ गया, बूझ गया कि हाँ, इस केला को यदि खाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस पर बार 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 रिपीट करके हमको चढ़ना पड़ेगा। तो अब जब ये समझ गया कि यहाँ पर ये रास्ता मेरा ऐसा है, तब उसके पास ये समझ कब आता है? तो अचानक आता है। अचानक उसके पास एक सूझ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि उस चिंपैंजी के पास क्या आ जाता है? सूझ आ जाता है। और वो सूझ आता कैसे? धीरे धीरे जी नहीं, अचानक उसको
समस्या निदान करने का एक सूझ आ जाता है कि यदि हम इस बक्से पर चढ़ें तो बक्से पर चढ़ करके हम केला को खा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सूझ आ गया। तो सूझ का निर्माण होता है, यहाँ लिख देते हैं, सूझ का निर्माण होता है। तो कैसा निर्माण होता है, धीरे धीरे कि अचानक? तो आपका कैसा होता है, अचानक होता है। तो देखिए ये आपका प्रयोग नंबर उन्होंने फर्स्ट किया, तो उन्होंने देखा कि नहीं, अधिगम में सूझ को जानना जरूरी है, और अधिगम में जो सूझ आता है वो कैसा आता है, अचानक आता है। इस पर एक और एक्सपेरिमेंट वो प्रयोग नंबर 2 किए। क्या किए, सेम प्रयोग उन्होंने किया। इसको मिटा दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए, प्रयोग नंबर 2 में भी चिंपैंजी को ही लिए, और उसको वहां पर भी केला ही खाना है ना। प्रयोग नंबर 2 में यहाँ हम 2 कर देते हैं, यहाँ भी उसको केला ही खाना है। ये केला का क्या है, झुंड है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा सुल्तान है, चिंपैंजी। ठीक है, ये हमारा सुल्तान, इस बार बक्सा नहीं है। अब इस बार क्या किया, यहाँ पर 2 वहाँ पर स्टिक रख दिए। ये हमारा क्या हो गया, स्टिक्स। स्टिक्स मतलब क्या होता है, छड़ी। छड़ी रख दिए। तो अब वहाँ पर भी उसके पास अचानक सूझ आता है क्या, कि यदि हम इस छड़ी पर आपका जंपिंग करें, जंपिंग करने के बाद हम इस केले को खा सकते हैं। तो यहाँ पर भी उसको सूझ का निर्माण होता है, और वो भी कैसा होता है, तो वो भी आपका कैसा होता है, अचानक होता है, सडनली होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या स्पष्ट निकला, कि क्या इसका निष्कर्ष निकला। यहाँ पर आप सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्यों बोले, अंतर्दृष्टि या सूझ एक ही होता है, साइकोलॉजी वर्ड है अंतर्दृष्टि। ठीक है, यहाँ से क्या निकला सर, तो यहाँ से कुछ बिंदु निकला, उसको हम लिखते हैं। तो ये 2 प्रयोग को आप लोग क्या करिएगा, कि लिटरेचर भी लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले, या महत्वपूर्ण बिंदु कहिए। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकला, पहला तो निकला कि अधिगम किस पर आधारित होता है, सूझ पर आधारित होता है। अधिगम सूझ पर आधारित होता है। ठीक है, दूसरा निकला कि अधिगम की प्रकृति क्या होती है, संज्ञानात्मक होती है। मस्तिष्क दिमाग लगाना पड़ता है ना। अधिगम की प्रकृति क्या होती है, संज्ञानात्मक होती है। तीसरा निकला कि अधिगम क्या होता है, अस्थाई होता है। अधिगम अस्थाई होता है, स्टेबल होता है। चौथा क्या निकला, कि अधिगम जो है क्या होता है, अचानक होता है। अधिगम क्या होता है, अचानक होता है। पांचवा निकला कि अधिगम में किसी प्रकार की उतनी समय नहीं लगती है, क्योंकि उसको सूझ जैसे ही हो जाता है तुरंत वह सीख लेता है। अधिगम में समय यहाँ पर नहीं लगता, पहले बाउंडिंग में समय लगता था व्यवहारवादी सिद्धांत में, है ना। तो क्या क्या हुआ सर, अधिगम किस पर आधारित है, सूझ पर। इसकी प्रकृति कैसी होती है, संज्ञानात्मक। ये होता क्या है, अस्थाई, और क्या होता है, अचानक। इसमें आपका समय नहीं लगता है ना। तो ये था आपका क्या, संज्ञानवादी सिद्धांत में सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इसका हम पहला पढ़ें। दूसरा आता है क्षेत्रवादी सिद्धांत, देख लेते हैं इसको भी, इसको जल्दी कीजिएगा। दूसरा आता है क्षेत्रवादी सिद्धांत। क्षेत्रवादी सिद्धांत, ठीक है, इसको कहते हैं फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसका प्रतिपादन किए थे कर्ट लेविन ने। चलिए, इसका प्रतिपादन कौन किए, कर्ट लेविन। कर्ट लेविन, कर्ट लेविन एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखा, इनकी एक बुक है। बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम है फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी।
बुक का नाम है फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र का वही क्षेत्रवादी सिद्धांत है ना, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। इन्होंने क्या बताया, पहले ये लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, आज 35 मिनट लगता है, 40 मिनट चला जाएगा, जल्दी कीजिए। चलिए देखिए इन्होंने क्या बताया। कर्ट लेविन साहब ने एक मुख्य बिंदु पर चर्च किए, तो वो है हमारा जीवन देश। क्या है ये वर्ड? गणितज्ञ थे, इन्होंने एक सूत्र भी दिया अधिगम का, जो कि सीटेट में या आपका कहीं भी प्रश्न में डायरेक्ट वो सूत्र ही पूछ देता है, बाद में देखेंगे। पहले देखिए जीवन देश। उन्होंने बताया कि किसी भी प्राणी को पूरे जीवन में वातावरणीय क्षेत्र में उसको प्रयोग करने के लिए संज्ञानात्मक का आधार लेना पड़ता है। मतलब उसको संज्ञान में बुद्धि हो गया, चिंतन हो गया, मनन हो गया। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, कि मान लिया जाए कि आपका ये हमारा प्राणी है, ये हमारा क्या है, कोई प्राणी है, ये हमारा प्राणी है, यहाँ हम लिख दिए प्राणी। अब मैं ही जैसे प्राणी हूँ, तो हमारे चारों ओर क्या है, इन्वायरमेंट है, वातावरण है। तो ये हमारा चारों ओर उन्होंने क्या किया, वातावरण लिया। ठीक है, वातावरण लिया, तो वातावरण के दो भाग हो जाएंगे। देखिए क्या क्या है, समझिएगा। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर क्या ले लिए वो, ये किसी प्राणी के चारों ओर, वह प्राणी चारों ओर किसी से घिरा हुआ रहता है, इन्वायरमेंट से घिरा हुआ रहता है, वातावरण से घिरा हुआ रहता है। जीवन देश मतलब हम लोग जीवन जीने का तरीका में क्या हमारा बुद्धि का क्या योगदान है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस वातावरण में कौन कौन आ सकता है, तो सर इस बाहरी वातावरण में हमारा क्या आएगा, हमारा समाज आएगा, हमारा देश आएगा, हम समाज आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फैमिली, परिवार आएगा, है ना, फिर क्या आएगा, कंट्री आएगा, देश आएगा, फिर क्या आएगा, यदि बच्चे की बात करें तो क्या आ जाएगा, विद्यालय आएगा, है ना। अब उसके बाद इसी में एक चीज होता है जो आंतरिक भाग होता है, ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक। क्या है, संज्ञानात्मक। तो सर ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत क्या आएगा, तो सर संज्ञानात्मक के अंतर्गत आ जाएगा आपका बुद्धि आ जाएगा, चिंतन आ जाएगा, संवेग आ जाएगा, मूल प्रवृत्ति आ जाएगी इत्यादि। देखिए अब वह अब वो जो हमारा प्राणी है, ठीक है, वो प्राणी जो हमारा है, तो उस प्राणी में वो मैं जैसे मैं ही हूँ, तो हमें ही किसी चीज़ को यदि सीखना है ना, तो क्या कहते हैं कि समाज में बोलने के लिए सीखो, समाज में ये करने के लिए सीखो, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए सीखो। तो हमारा समाज है, हम अब जैसे मान लिया कोई बच्चा स्कूल जाता है, तो कहते देखो तुम्हें स्कूल में यदि टॉप करना है तो तुम्हें ये काम करना होगा, तो उसके लिए स्कूल या विद्यालय क्या हो जाएगा, वातावरण हो जाएगा। तो वो आपका जो वातावरण आता है वो आंतरिक भाग होगा प्राणी का या बाह्य भाग होगा। तो जी सर आप इस वातावरण को कह सकते हैं कि यह जो हमारा होगा वो क्या होगा, प्राणी का बाह्य भाग होगा। अब तो समझ गए, तो ये बाह्य भाग हुआ। अब वह बाह्य भाग आंतरिक भाग कौन होगा, तो अब मान लिया जाए कहेंगे, जैसे हम कहेंगे कि हमें समाज के नज़र में बहुत अच्छा होना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें संज्ञानात्मक मतलब कि बुद्धि, चिंतन, संवेग, मनोवृत्ति, मतलब कि हम उस किस कौन सा बुद्धि लगाएं कि कुछ अच्छा काम करें। तो ये जो हमारा बुद्धि है, चिंतन है, मनन है, संवेग है, ये हमारा बाह्य भाग नहीं होगा, ये प्राणी का क्या होगा, आंतरिक भाग होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग है। अब वह प्राणी, ध्यान दीजिएगा, अब वह प्राणी क्या करेगा, यदि उसको कुछ सीखना है तो वो क्या करेगा, संज्ञानात्मक मतलब कि वो आपका बुद्धि से प्राप्त करके और उस वातावरण को प्रदर्शित करेगा। कहने का अर्थ हुआ कि मान लिया जाए कि उसे समाज में या परिवार में या ये अच्छा होना है, तो बुद्धि चिंतन अच्छी तरीके से ये सब काम कर लेगा, तब जा कर के वो समाज को कुछ अच्छा भाग करेगा। तो यहाँ भी एक प्रकार का लर्निंग ही है, तो इसीलिए कहा गया इसको जीवन देश। हमारे देश में पूरे लाइफ का क्या फंडा है ना। तो सर इसमें हमारा अधिगम में एक सूत्र पूछता है, वो क्या है तो बता देते हैं। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग में आपका गणितज्ञ कौन थे, कर्ट लेविन, है ना। कर्ट लेविन साहब उन्होंने बताया कि कोई भी प्राणी को
कोई भी प्राणी को यदि आपको उसे समाज, वातावरण, समाज, परिवार, विद्यालय या बाहरी वातावरण में यदि उसे कुछ अच्छा करना है, यदि उसे सीखना है, तो उसे आंतरिक संज्ञानात्मक जो हमारा होता है उसका सहयोग लेना पड़ेगा। और सहयोग ले करके तब हमें जो है आपको उसके नज़र में उसकी किसी भी समस्याओं को समाधान करने का हम योग्यता रखेंगे। तो यही उन्होंने बताया था। इसी पर उन्होंने एक सूत्र बताया, अधिगम का सूत्र, वो लिख देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप लोग को ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देखते हैं तो 100% समझ जाते हैं। यदि कहीं समस्या है तो आप बोलिए, ठीक है, समस्या रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं कई बार कहा हूँ कि मैं एक टीचर नहीं हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अधिगम का सूत्र उनके अनुसार क्या है देख लीजिए। उन्होंने बताया B बराबर F इंटू P इंटू E। समझिएगा, B मतलब हो गया बिहेवियर, और आप पढ़े हैं द प्रोसेस ऑफ, याद कीजिए परिभाषा, द प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर इज नोन एज क्या, लर्निंग। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, लर्निंग। तो व्यवहार यदि हमारा निकल जाएगा तो वही अधिगम हो जाएगा। तो B4 हो गया बिहेवियर। F4 क्या हो जाएगा, तो F4 हो जाएगा हमारा कारक। तो सर कारक मतलब फैक्टर, कहने का हुआ कि किस कारक के अनुसार चल रहे हैं, उसका फैक्टर क्या है, सीखने की उसका फैक्टर क्या है ना। P4 क्या है सर, तब P4 है हमारा पॉपुलेशन। जैसे कहते हैं ना कि हमारा इतना जनसंख्या में ये लोग इस विधि से सीख रहा है, तो जनसंख्या भी तो जानना है ना। तो पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या। सर E4 क्या है, तो E4 इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब क्या हो गया, वातावरण। अब मान लिया जाए हम कहेंगे कि इस स्कूल में बच्चा इस विद्यालय में बच्चा जो है आपका किस लर्निंग से कितना सीख रहा है, तो उस विद्यालय के लिए इन्वायरमेंट हो जाएगा, ई हो जाएगा, स्पष्ट है। और उस स्कूल के लिए हमारा जनसंख्या कितना बच्चा है वो पी हो जाएगा, ठीक है। अब किस विधि से सिखा रहे हैं वो फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर। और वहाँ पर से हमारा ये सब निकल जाएगा, तब वही का समझ है बिहेवियर, जो बिहेवियर आए वही अधिगम हो जाएगा, है ना। तो यही था हमारा क्या आज का आपको संज्ञानवादी सिद्धांत में। हमारा एक पार्ट इसका और वीडियो बनेगा, उसके बाद अधिगम समाप्त हो जाएगा। अधिगम के बाद कौन सा वीडियो लाना है सो प्लीज़ कमेंट कीजिए आप लोग। हम देखते हैं कल तक किनका कमेंट कितना आता है, आपका क्या टॉपिक है। मैं जिस टॉपिक पर ज़्यादा आपका वोटिंग होगा वही टॉपिक स्टार्ट करूँगा। थैंक यू, बाय।